नमस्कार। अर्चना की बैठक में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का उन्वान है नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। इस कहानी की लेखिका अजीत कौर आज़ादी के बाद की पंजाबी की सबसे उल्लेखनीय साहित्यिक हस्ताक्षर हैं। आपका लेखन जीवन के ऊहापोह को समझने और उसके यथार्थ को शब्दों से उकेरने की एक ईमानदार कोशिश है। आपको पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो प्रस्तुत है कहानी नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। रात बहुत देर गए अखबार के चीफ रिपोर्टर का फ़ोन आया कि अभी पीटीआई की खबर आई है कि फरीदाबाद में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। बहुत तनाव है। जिस फैक्ट्री से यह हड़ताल शुरू हुई है वहाँ एक मज़दूर मर गया है। सुबह सीधे घर से ही चली जाना, दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं। पूरी बात का पता लगाकर शाम को स्टोरी फाइल कर देना। अगली सुबह फरीदाबाद। जिस फैक्ट्री से हड़ताल शुरू हुई थी उसके बाहर मजदूरों का तगड़ा जमघट था। हवा में गुस्से और नफरत की गंध थी। फैक्ट्री का गेट बंद था। बाहर दूर दरख्तों के नीचे और दरवाजे के पास सड़क के आसपास मजदूरों के झुंड बैठे थे, खड़े थे। हर नए आने वाले व्यक्ति को देख रहे थे। कुछ एक बातें भी कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे, पर सबके चेहरों पर से रात का अंधेरा झर रहा था, राख की तरह। मैंने गेट के अंदर की ओर खड़े चौकीदार को अपना प्रेस कार्ड दिखाया। सीखों के बीच से ही उसने प्रेस कार्ड देखा और गेट के साथ बने छोटे से कमरे में से एक टाइम कीपर को बुला लाया। उसने भी प्रेस कार्ड को देखा और गेट थोड़ा सा खोलकर मुझे अंदर घुसा लिया। अपने कमरे में ले जाकर वह टेलीफोन पर किसी को मेरे बारे में बताने लगा। मालिक ने शायद इजाज़त दे दी थी, सो वह मुझे लेकर अंदर फैक्ट्री की इमारत की ओर बढ़ने लगा, आगे आगे। मैं ज़रा तेज़ कदम चलकर उसके संग हुई। किले जैसी फैक्ट्री है तुम्हारी, नहीं? सोचा था बात में से बात निकलेगी। पूछ पड़ताल करते वक्त कई बार ऐसे लोगों से बड़े बड़े सुराग मिल जाते हैं, पर वह था कि माथे पर त्योरी चढ़ाए सिर्फ इतना ही बोला, हड़ताल के दिनों में बनाना ही पड़ता है किला, वरना ये मजदूर पता नहीं क्या कर दें। और उसने कदम और तेज कर लिए। मुझसे वह कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहता था। अंदर फैक्ट्री का मालिक वातानुकूलित एक खुले कमरे में बैठा था। चमचमाती मेज की दूसरी ओर चिकना चेहरा, फ्रेम की ऐनक के पीछे से झांकती शातिर एक्सरे जैसी आंखें, गोश्त के थैले सा जिस्म, मश्क जैसा। मेज पर 4 टेलीफोन, कागज, कलमें, कलमदान, पेपरवेट, फाइलों के ढेर। चाय का ऑर्डर उसने मेरे न करने के बावजूद दे दिया। मुझे बताने लगा, कोई कैसे डिसिप्लिन रख सकता है? ये मजदूर तो चाहते हैं काम करें न करें, इनके आगे ठाकुरों की तरह माथा टेकते रहें और बस पैसे देते जाएं। पर अब बताओ, अगर किसी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो भी चुप रहें? अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसको पलंग पर बिठाकर चोरी सह लें? वह प्रीतम भी चोरी करते पकड़ा गया था, पकड़कर पुलिस को दे दिया। आगे पुलिस जाने और वह जाने। अब पुलिस भी अगर चोरों से नहीं निपटेगी, उनसे चोरी कबूल नहीं करवाएगी, चोर को सजा नहीं देगी, तो इस मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा? चोरी क्या की थी उसने? मैंने पूछा। इतने में चपरासी चाय लेकर अंदर आया। आबनूसी ट्रे में चांदी रगा चमकता टी सेट, पीछे पीछे एक और आदमी दूसरी ट्रे उठाए आया। छोटी प्लेटों में नमकीन, पिस्ते, काजू, बिस्किट। चाय का कप तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि चाय पीते हुए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति अब किसी बहाने भी कमरे में से खिसक नहीं सकता, नहीं आपको खिसका सकता है। बात को जितना खींचना हो उतना ही चाय को खींचते रहो। आधा घंटा अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करना चाहो तो कब आधे घंटे में खाली करो। यह तरीका मैंने बड़े अनुभव से सीखा है।
सो इसे ही इस्तेमाल करना चाहती थी, वरना तो सामने वाला व्यक्ति किसी भी समय मेरे किसी प्रश्न से तिल मिलाकर इस मीटिंग को खत्म कर सकता था। चोरी क्या की थी उसने? मैंने फिर पूछा। मशीनरी के पुर्जे थे, कुछ रॉ मटेरियल था। कैसे पकड़ा आपने? बस जी, बड़े से थैले में भरकर उसने वो पंप के पास ले जाकर रख दिया ताकि छुट्टी के बाद चुपचाप ले जाएगा। पकड़ा गया। किसने पकड़ा? चौकीदार ने। फिर क्या? हमने पुलिस को रिपोर्ट की, उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया। कितना समय रहा हिरासत में? यही कोई 10 दिन। 10 दिन? मैजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया? नहीं, तफ्तीश कर रहे थे अभी। फिर मरा कैसे? हिरासत में ही? हिरासत में ही, बिल्कुल हिरासत में। पुलिस वाले यहाँ लेकर आए थे उसे तफ्तीश करने के लिए ही। बस पैर फिसल गया और कास्टिक टैंक में गिर गया। यह भी शुक्र है कि पुलिस की हिरासत में था वह उस वक्त। पुलिस खुद उसके साथ थी, वरना तो मजदूरों का कहना था शायद हमने ही धक्का दे दिया होगा उसे टैंक में। फिर यह हड़ताल क्यों की मजदूरों ने? बस जी, ये तो इनसे ही पूछो। भाई, जब पुलिस खुद उसके साथ थी, पुलिस की हिफाजत और हिरासत में था वह, तो उसकी मौत के लिए किसी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आपकी फैक्ट्री के साथ दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी है। बस जी, इनका क्या है, भूंडों के समूह की तरह उठ खड़े होते हैं सारे छोटी छोटी बातों पर। न इनका कोई नुकसान होना है, न इनकी करोड़ों की मशीनें खाली पड़ी रहेंगी, न इनके माल की सप्लाई रुकने से करोड़ों का नुकसान होगा। इनका क्या है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और लाल झंडियां डंडों पर टांग कर चल पड़े। बाद में हल्ला गुल्ला कराकर इस आवारा गर्दी की भी तनख्वाह भी ले ली। कोई कानून होना चाहिए इस अंधेर गर्दी को रोकने के लिए। तुम अखबार वालों को लिखना चाहिए इसके बारे में, सरकार को जगाना चाहिए। अब क्या एक्शन ले रहे हैं आप? हमने क्या एक्शन लेना है जी? उसके परिवार को 5,000 रुपए दिया है। वैसे बनता नहीं था हमारा कुछ भी देना, क्योंकि नौकरी से तो उसने इस्तीफा दे रखा था। पर हम खुदा का खौफ रखने वाले बंदे हैं, सो उसके परिवार की इमदाद कर दी है इंसानियत के नाते। इस्तीफा? वो काम नहीं करता था अब आपके पास? फैक्ट्री मालिक ने कुर्सी पर थोड़ी करवट सी बदली। नहीं, काम तो करता था, पर उसने इस्तीफा दे रखा था। नौकरी छोड़कर पता नहीं क्या पापड़ बेलना चाहता था। आखिर के 4 दिन ही थे उसकी नौकरी के। शायद इसी कारण उसने सोचा होगा कि जाते जाते ही हाथ मार लूं। तभी एक आदमी ने आकर फैक्ट्री मालिक के कान के पास कुछ खुसुर फुसुर सी की। मैंने कागज समेटे, कलम बंद किया और उठ खड़ी हुई। उसने रस्मी तौर पर मुझसे कहा, आपने कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं, शायद फिर से आना पड़े आपके पास किसी समय फिर सही। जाहिर है वह भी बला के टलने से काफी मुतमईन था। कमरे के दरवाजे तक 2 कदम मेरे संग चला आया। बाय द वे, वह कास्टिक टैंक कहाँ है? उसके चेहरे पर एक परछाई सी गुजर गई। पर ऐसे लोग सारी परछाइयां साफ करने के लिए झाड़ू भी तैयार रखते हैं। उसने परछाई को तुरंत साफ किया, एकदम साफ। मुस्कुराहट फिर बदस्तूर अपनी जगह पर आ चिपकी। वह अंदर है। उसमें गिरने के लिए ऊपर जाना पड़ता होगा, सीढ़ियों से। उसकी ऐनक की घोड़ी के नीचे से त्योरियों का एक त्रिशूल ऊपर उठा। उसका वश चलता तो त्रिशूल वह मेरे पेट में घुसा देता, पर तुरंत ही त्रिशूल गायब हो गया। मुस्कुराहट वापस आ गई। क्या मतलब? वह टैंक में ही गिरा था ना? यस। मैंने पहले भी देखा है कि हम झूठ बोलने के लिए गुस्से की छटपटाहट में हमेशा दूसरी जबान का इस्तेमाल करते। नहीं, मैं सोच रही थी, कहां से गिरा? ऊपर से। ऊपर क्या करने ले गई थी पुलिस उसे? आपको बताया है ना, तफ्तीश कर रही थी पुलिस। औजारों का थैला तो आप कहते हैं पंप के पास मिला था चौकीदार को, फिर तफ्तीश करने के लिए ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी? ऐसी जगह जिसके ऐन नीचे तेजाब से भरा टैंक था।
फैक्ट्री मालिक अब वाकई खींच गया। अपना गुस्सा और बौखलाहट छिपाने की कोशिश भी छोड़ दी उसने। ये तो आप पुलिस वालों से ही पूछो, वे ही बेहतर जानते हैं। और उसने घड़ी देखी, मेरा एक अपॉइंटमेंट है अब, एक्सक्यूज मी। और उसने चपरासी से कहा कि वह मुझे गेट तक छोड़ आए। रास्ते में मैंने चपरासी को कुरेदने की कोशिश की। लाश देखी थी तुम लोगों ने? कास्टिक के टैंक में से सड़े गोश्त का ढेर ही निकला होगा। तेजाब। वह दांत खुरचता रहा और साथ साथ चलता रहा। तुम लोगों का भाई बंद था आखिर। आज उसके संग ऐसा हुआ है, कल तुम्हारे संग भी हो सकता है। नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। और हो ही जाएगा, फिर देखना क्या? फिर तो हमारे यतीम बच्चे देखेंगे या फिर बेवा औरत। पर इसका मतलब तो यह हुआ कि मौत से पहले सब कुछ चुपचाप देखे जाओ। तुम्हारा साथी तुम्हारे सामने तेजाब के टैंक में जिंदा जला दिया जाए और हम गेट से 4 कदम ही दूर थे कि पीछे से काले रंग की शेवरलेट आई और तेजी से हमारे करीब से गुजर गई। कार को दूर से देखकर चौकीदार ने बड़ी फुर्ती से गेट खोल दिया था। कार के स्याह रंग के शीशों के पास मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, पर जाहिर है उसमें फैक्ट्री का मालिक ही रहा होगा। गेट के बाहर बैठे मजदूर कार की ओर सुनी नजरों से देख रहे थे। कार धूल उड़ाती हुई दूर चली गई तो उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके चेहरों से अब और अधिक कालिख झर रही थी। मैं उनके संग बात करने लगी तो एक जवान मजदूर आगे बढ़कर कहने लगा, क्या फायदा है इस जुल्म के बारे में लिखने का? क्या फायदा है अखबारों में छपी खबर का? क्या बनता बिगड़ता है अखबारी खबरों से? अगर कुछ बनता बिगड़ता है तो सिर्फ पैसे की ताकत से। हमारे भी पास पैसे की ताकत होती तो हम भी एक आध नेता खरीद लेते और वह अपने आप पार्लियामेंट में हल्ला मचाता। पुलिस को खरीद लेते तो वह कातिलों को फांसी दे देती। सिर्फ एक ही ताकत है, पैसे की। क्यों? सच बात अखबार में छपे तो हंगामा तो होता ही है, सबको पिस्सू पड़ जाते हैं। सच्चाई ढूंढनी पड़ती है उन्हें, पुलिस को, हुकूमत को, सबको। आजकल इस मुल्क में 2 तरह की सच्चाई चलती है जी। उसी तरह जिस तरह 2 तरह का पैसा चलता है, नंबर 1 का और नंबर 2 का। सच्चाई भी नंबर 1 की और नंबर 2 की चलती है। आप कौन सी सच्चाई की बात करते हैं जनाबे आली? एक और मजदूर आगे आया, स्याह रंग, सख्त जबड़े, धरती के नीचे वाले बैल की भांति कंधे, चौड़े चकले हाथ। बोला, प्रीतम का कत्ल किया गया है। प्रीतम? प्रीतम नाम था उसका? हाँ जी, प्रीतम, उसका कत्ल किया गया है जानबूझकर। किसने कत्ल किया? पुलिस ने। पुलिस क्या होती है? एक वर्दी, एक डंडा, एक बंदूक। पुलिस ने तो पहले 15 दिन मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी थी। एक अन्य मजदूर बोला, पर क्यों? वो कहते हैं चोरी करते पकड़ा गया था। चोरी तो तब करेगा ना जब अंदर काम करता होगा। काम तो वह कर ही नहीं रहा था, इस्तीफा दे चुका था। इस्तीफा? मैंने पूछा। हाँ, इस्तीफा उन्होंने मंजूर नहीं किया था। प्रीतम ने कहा, ठीक है, महीने भर की तनख्वाह काट लो, पर नौकरी मैं नहीं करूंगा। झगड़ा हुआ था कुछ? बिल्कुल नहीं, वह तो मालिक का बहुत राजदार आदमी था। हर समय साथ। तड़के मालिक की कोठी जाता था, मोटर में साथ ही फैक्ट्री आता था। मालिक के बहुत से काम बाहर करने जाता था। कार में जाता था, कार में ही लौटता था। शाम को घर भी मालिक के संग ही जाता था। मालिक के साथ ही कभी दिल्ली, कभी मुंबई और कभी कहीं और। फिर हमारे संग तो वैसे भी उठता बैठता कम ही था, वक्त ही नहीं मिलता था उसे। पर कुछ दिन से उदास सा रहता था। कई बार रात का खाना खाकर हमारे में से किसी के घर आ जाता, कहता, कैसी कुत्ती नौकरी है। काजल की कोठरी है भाई, काजल की कोठरी। इसी कारण इस्तीफा दिया था उसने? ये तो मालूम नहीं। जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन दोपहर में लंच की छुट्टी के वक्त मेरे पास आ बैठा। बोला, मौज है तुम्हारी। लंच के समय ससुरी सारी दुनिया को भूलकर रोटी तो पेट भर खाते हो।
दुख सुख की बात करते हो एक दूसरे से। बस मैं भी इस्तीफा दे आया। मेरा भी इसी तरह बेफिक्री के साथ पेट भर रोटी खाने का दिल करता है, अपने बच्चों के साथ बैठकर। मैं हैरान हुआ। हम सब तो सोचते थे पट्टा बड़ी ऐश करता है, मोटरों में घूमता है। मैंने कहा, नौकरी छोड़कर करेगा क्या? कहने लगा, बाजार में साइकिलों की दुकान खोलूंगा, पुरानी साइकिल खरीदकर मरम्मत करके बेचा करूंगा, फिर धीरे धीरे किसी साइकिल की एजेंसी भी शायद मिल ही जाए। बाजार में एक दुकान किराए पर उसने ले भी ली थी। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन वह अपनी दुकान को ही ठीक ठाक करा रहा था। एक और व्यक्ति बोला, क्या मतलब? वो फैक्ट्री में नहीं पकड़ा गया? वो तो मालिक ने अपना आदमी भेजकर उसे बुलाया था। पता नहीं क्या सोचकर वह चला गया उस आदमी के साथ। शायद सोचा होगा कि इस्तीफे के बारे में कोई बात करनी होगी मालिक को। वह फैक्ट्री गया। मैंने खुद देखा उसे अंदर मालिक के दफ्तर की ओर जाते। बस जब बात करके बाहर निकला तो चौकीदार पंप के पास से सामान भरा थैला उठा लाया और शोर मचा दिया। फैक्ट्री के अंदर गया ही नहीं वह, बिल्कुल नहीं। काम ही नहीं कर रहा था वह कई दिनों से फैक्ट्री में। वो आप खुद ही देख रहे हो सामने। और उसने अंदर वाली बिल्डिंग की ओर बाह लंबी की। वह है मालिक का कमरा और वह है बाहर पंप। अगर पुलिस ने तफ्तीश करनी ही थी, या तो उसे पंप के पास ले जाती या फिर मालिक के कमरे में। अंदर फैक्ट्री में वह भी तेजाब के टैंक के ऐन ऊपर ले जाने का क्या काम था? जाहिर है कि साजिश थी उसको कत्ल करने की। पूरा प्लान बनाया होगा मालिक ने, पुलिस के साथ मिलकर। पता नहीं कितना पैसा खिलाया होगा। पर जब इतने दिन वह, क्या नाम था उसका, प्रीतम, जब हिरासत में था, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था इस सारे किस्से पर। असल में वह नौकरी छोड़ चुका था, यूनियन का मेंबर भी नहीं था। सच बात पूछते हो तो वह हमारे साथ कभी रहा ही नहीं था, हमेशा मालिकों के पास ही रहा था। हम तो उसको गद्दार ही समझते थे हमेशा। जब कभी भी हमारी हड़ताल हुई उसने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, पर बंदा तो तुम्हारा ही था, तुम्हारे जैसा ही मजदूर। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि अब जब उसे मार दिया गया है तो हमें लगा कि हमारा ही आदमी था, हमारी ही बिरादरी का, जो हमेशा जुल्म का शिकार होती रहती है। तुम्हारी हड़ताल की मांग क्या है? क्या मेमोरेंडम दिया है तुमने हड़ताल से पहले? यही कि सारे मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। जांच से भी वैसे तो इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर मालिक ने कत्ल किया है तो इस मुल्क की कौन सी कचहरी मालिक को फांसी की सजा दे देगी? और जिन पुलिस वालों ने मिलकर साजिश करके उसे मारा है, कौन सा कानून उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा? एक नौजवान मजदूर बहुत गुस्से में बोला। उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वैसे शायद जवाब मुझे पता थे और उन लोगों को भी। पर कारण क्या है उसके कत्ल का? मालिकों की क्या दुश्मनी थी उसके साथ? मालिकों के कुछ खास भेद होंगे उसके पास। हर वक्त उनके साथ जो रहता था वह, इसी कारण उसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे, इसी कारण उसे वापस बुला रहे थे। यह बात नहीं थी कि प्रीतम से मोहब्बत थी, फिर वापस क्यों बुला रहे थे? मुझे उसके घर ले जा सकते हो? मैंने एक मजदूर से पूछा। एक छोटी सी गली के पिछवाड़े में उसके घर के बाहर एक चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर एक जवान औरत बैठी एक बच्चे को कंघी कर रही थी। औरत की आंखों के पपोटे लाल सुर्ख से थे, अंगारों जैसे सूजे हुए। हमें देखकर उसने अपनी ओढ़नी को खींचकर कस लिया और कपड़ा माथे तक खींच लिया। कंघी करती रही, पर उसका कंघी वाला हाथ कांप रहा था। ये बीबी जी तुम्हें मिलने आई हैं। मैं उसके समीप ही चारपाई पर बैठ गई। उसके चेहरे की ओर देखकर कलेजा मुंह को आता था। वह मेरी ओर देख ही नहीं रही थी। मैंने पता नहीं प्रीतम के बारे में क्या कहा। शायद स्मी से अफसोस के 2 शब्द ही बोले होंगे, याद नहीं। उसकी झुकी हुई आंखों के सुर्ख पपोटों के नीचे पलकों से पानी के कतरे झरने लगे। वह बच्चे को कंघी करती रही। तभी एक जवान लड़का अपनी पगड़ी लपेटता हुआ बाहर आया। मेरे संग गए मजदूर ने उसे मेरे बारे में बताया। उसकी आंखें जलने लगी। यह प्रीतम का छोटा भाई है, सत्ती।
सत्ती मेरी ओर घूरता हुआ पगड़ी लपेटता रहा और फिर वह बोलने लगा, कत्ल है ये, दिन दहाड़े कत्ल, और कोई सुनता ही नहीं। अखबार वाले आते हैं, मालिक लोग उन्हें भी पट्टे डाल देते हैं। मेरे संग गए मजदूर ने उसे आंखों से चुप रहने को कहा। ओए, मैं नहीं डरता किसी से, डरने वाले को मार दिया उन कसाईयों ने। और पुलिस तो है ही जर खरीद गोली उनकी। गरीब आदमी की कौन सुनता है, पर मैं अपनी बात सुना कर रहूंगा, कोठे पर चढ़कर सुनाऊंगा सारी दुनिया को, वह ऊंची आवाज में बोला। मैंने जैसे उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं काका। बात कैसे नहीं जी? वे तो समझते हैं बंदा मार दिया और बात खत्म हो गई। उनके सारे भेद भी तेजाब के टैंक में जलकर फना हो गए, सारे पाप। पर मैं खत्म नहीं होने दूंगा बात। ये तो मैं भी कह रही हूँ, तुम अपनी बात किसी को ठीक से सुनाओ तो सही। सिर्फ गुस्सा करने से बात नहीं बनती। इस मुल्क में आखिर कोई कायदा कानून है, सरकार है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की माँ की। साथ वाले मजदूर ने उसे झिड़क कर चुप कराया। अक्ल कर ओए सत्ती, आदमी देखकर बोला कर, मूर्ख ना हो तो। अक्ल तो घुस गई, मुझे तो कहर चढ़ा हुआ है। मेरा तो मन करता है जिस तरह उन कसाईयों ने भाई का खून किया है, मैं सारों को पकड़कर आरे से चीर दूं। और फिर वह बताने लगा एक आदिम काल की पत्थर युग की कहानी। वहशी और खौलते हुए क्रोध में उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे और साथ में कुछ पिघल भी रहा था लावे की तरह। भाई के पास बड़े राज थे मालिकों के। हर वक्त पता नहीं क्या क्या काम करवाते रहते थे उससे, और पता नहीं किस तरह का उसके सिर पर वफादारी का भूत सवार था कि कभी घर में भी उसने कोई भेद साझा नहीं किया। कई बार शाम को चपरासी आकर संदेशा दे जाता कि वह मालिकों के संग कहीं गया है, देर से लौटेगा। देर से क्या, कई बार तो मुर्गे की बांग होने पर ही वह घर लौटता, अगले दिन तड़के। पर अब वह धीरे धीरे इन कामों से खींच रहा था। सारा गुस्सा आकर वह घर पर उतारता था या फिर गुमसुम होकर चारपाई पर लेटे लेटे छत को घूरता रहता। मैं जब भी कहीं अपनी नौकरी की बात करता, वो मुझे झिड़क देता, नहीं सत्ती, हम अपना कोई काम करेंगे। नौकरी का भी ससुरा कोई जीना है, चाकरी तो होती ही बुरी है। बंदा अपनी आत्मा को मार दे तभी होती है चाकरी, वह कहा करता था। और फिर उसने इस्तीफा दे दिया। क्या गुनाह किया? साइकिल की दुकान खोल रहा था, घर में भी सबसे हंस कर बातें कर रहा था। उसकी छाती पर से मानो कोई पहाड़ उतर गया था, पर मालिक उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। रोज दिन में संदेशे आते। आखिर एक दिन वह मालिकों के भेजे आदमी के संग फैक्ट्री चला ही गया मिलने के लिए। बताओ, जो आदमी मालिक के दफ्तर के अंदर बैठकर बात करेगा, उसके पास फैक्ट्री के औजार और पुर्जे कहाँ से आएंगे? थैला कहाँ से भर लेगा वह? पंप के पास वह गया ही नहीं अंदर फैक्ट्री के किसी भी फ्लोर में उसने पैर रखा। सब फरेब, झूठ, कुफर। और फिर पुलिस ने जिस तरह 14-15 दिन उसकी खाल उतारी है, उल्टा लटका कर जिस तरह उसके पैरों के तलुओं को पीटा है, मैं तो उनकी। और वह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। फिर उसे कत्ल करने के लिए वे फैक्ट्री ले गए, कसाई, राक्षस। और फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी। राक्षसों, मांस के झुलसे हुए लोथड़े का क्या करोगे पोस्टमार्टम तुम? वो बच्चों की तरह रो रहा था। चारपाई पर बैठी औरत, जो जाहिर है प्रीतम की बेवा थी, पल्लू आंखों पर रखकर सिसक सिसक कर रो रही थी। बच्चा चारपाई के पास खड़ा था, हैरान, झुलसा हुआ। काट पीट कर बोरी की तरह सिलकर हमारा भाई हमारे हवाले कर दिया। ले जाओ, ले जाकर जला दो इस कूड़े को। उस औरत की हिचकियों में लंबी सी चीख भी शामिल हो गई। तभी अंदर से एक बुजुर्ग बाहर निकला, लाठी टेकते हुए, सिर पर मैली होती हुई पगड़ी, सफेद मटमैली सी दाढ़ी, चेहरे पर बदहवासी। बाहर आकर उसने आंखों के ऊपर अपनी हथेली की छतरी सी बनाई और मेरी ओर देखा गौर से। कहने लगा, नहीं बीबी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं। उस कमबख्त की मौत आई थी, मर गया। पिछले जन्म का बैरी था, पेट पर लात मार गया। और इसकी आवाज भर्राते हुए फट सी गई।
किसी का कोई कसूर नहीं बीबी, ये सत्ती तो पागल है, यूं ही बोले जाता है। और फिर उसकी दाढ़ी के सफेद बाल कांपने लगे। आवाज गले को खुरच कर बाहर निकली, फटी हुई। एक तो गया, अब इसे भी गंवा बैठे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अर्चना की अगली बैठक में। नमस्कार।